बोधन किसी नवयुवा का हो और वह नवयुवा राष्ट्रवाद की रवानी से युक्त हो, तो हम जैसे जो वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा-सा संकट हो जाता है। तो धन्यवाद सौरभ, आपने विषय को बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से रखा। हमारी इस वेबिनार गोष्ठी की संख्या बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से संख्या अभी कम है। शायद कुछ वक्त बाद संख्या और बढ़ जाए। ये अप्रतिम संयोग है कि उमेश जी ने मुझे कहा कि सर आपको हमारे बीच कुछ समय के लिए रहना है। तो हम सभी एक विचार परिवार के हैं, तो मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उमेश जी को धन्यवाद, श्रीकांत को धन्यवाद, डॉक्टर वीरेंद्र को धन्यवाद, विजेंद्र जी को धन्यवाद, मनोज स्क्रीन पर दिख रहे हैं, गौरव स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम, सबको साधुवाद। प्रोफेसर सुरेश चौधरी जी दिख रहे थे, उनको साधुवाद। संयोग इसलिए मैं कह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कैंपस विवेकानंद विचार मंच का धरातल, और उस धरातल पर स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर पर परिचर्चा, और परिचर्चा भी किस पर? हिंदुत्व पर। ये अपने आप में अप्रतिम संयोग है। ये अपने आप में बदलती हुई बड़ा संकेत है। और जब मैं वीर सावरकर जी को याद करता हूं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करता हूं, तो दोनों की कार्य पद्धति में अंतर है। एक व्यक्ति जन्म से ही, चाहे वो फर्ग्यूसन कॉलेज का मैदान हो, चाहे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के सानिध्य में इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन की ज्वाला को जगाए रखना हो, तो उसको देखते हुए लगता है कि वीर सावरकर ने जो कार्य किए, जो बलिदान दिए, जो कष्ट सहे, उसकी कोई तुलना भारतीय इतिहास में, खास करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो नहीं मिलती है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सौरभ, मुझे दैव योग से सेलुलर जेल का भी दर्शन करने का अवसर मिला, उस कमरे में भी जाने का अवसर मिला जिस छोटे से कोने के कमरे में यह महामानव कैद किया गया था। और दैव योग से ही किसी शोध के कार्य से मुझे आनंद भवन जाने का भी अवसर मिला। तो मैंने ये देखा कि क्या समृद्धि थी मोतीलाल नेहरू जी के यहां, और किस तरह का जीवन था। एक तरफ कैद की वो कठिन परिस्थितियां, जिसमें पैरों से लेकर गले तक एक ऐसा तंत्र विद्यमान था जिसमें वीर सावरकर या वीर सावरकर जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी खड़े ही रहते थे, सो नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। यानी उस कैदी तंत्र को देख करके लगता कि कितनी अमानवीय यातना
इन्होंने सही होगी। हमारे जो तमाम नौजवान साथी जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यहां साझा कर दूं कि सरसों का तेल निकाल लिया जाता था, सामान्य कोल्हू से निकाल लिया जाता था, और उसके बाद उसकी खली को पुनः वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को दे दिया जाता था कि इस खली से अब पुनः तेल निकालो, और उनको कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था। और जोता ही नहीं जाता था, साथ में जितना अमानवीय व्यवहार किया जा सकता था वो किया जाता था। और दूसरी तरफ जेल मैनुअल्स आप सब पढ़ेंगे तो जेल मैनुअल्स में 3-4 तरह की जेल की धाराएं होती। किसी को ए कैटेगरी की मिलेगी, किसी को बी मिलेगी, किसी को सी मिलेगी, किसी को डी मिलेगी। पंडित नेहरू को जो जेल मिलती थी वो जेल बी और ए कैटेगरी के बीच की होती थी। उस जेल में उनको समाचार पत्र पढ़ने की आजादी थी, चाय मिलती थी, बनानी नहीं पड़ती थी। यानी जो सामान्य सुविधा जेल में हो सकती थी एक पढ़े लिखे कैदी को, एक वह नेहरू जी को मिलती थी। और इधर इस अमानवीय वेदना, अमानवीय कष्टों को सहते हुए कई बार तो रोटियों में भी मिट्टी और घास फूस मिलते थे। बरसात का पानी, क्योंकि सेलुलर जेल जहां पर है वहां खारा पानी है, उस बरसात के पानी को एकत्र किया जाता था, वही गदला सा पानी पीने के लिए दे दिया जाता था। यहां समाचार पत्र मिलते थे पढ़ने को, लिखने को पेज और पेन भी दिए जाते थे। वहां वह महामानव कहीं पत्थर से तो कहीं अपने नाखून को घिस घिस कर सेलुलर जेल की दीवारों पर कविताएं लिख रहा होता था। और आज जब हम परिचर्चाएं सुनते हैं तो वीर सावरकर पर प्रश्न उठाए जाते हैं। मेरा तो कई बार मन होता है कि हे पाठक, तुम्हारी जुबान कट क्यों नहीं जाती? कोई तुलना ही नहीं है। एक व्यक्ति इस तरह का कष्ट सहता हुआ, 50 वर्ष की जेल सहता हुआ, अगर वह अपनी बुद्धि का, अपना विवेक का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार के चंगुल से निकल भागता है या निकल लेता है, तो उसको आपने तमाम ऐसे नाम दे दिए जिसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। मित्रों, जब हम वीर सावरकर को पढ़ते हैं तो वीर सावरकर को पढ़ने के लिए कुछ कुछ, मैं जब भी कहीं अवसर मिलता है तो मैं कहता हूं कि मित्रों ओरिजिनल्स पढ़िए, टीका टिप्पणियां मत पढ़िए। खास करके अकादमिक जगत में जो हम जैसे लोग हैं, ये उनका गुरुतर दायित्व है कि हमको ओरिजिनल्स पढ़ना चाहिए। वीर सावरकर को अगर पढ़ना है तो धनंजय कीर की जो राइटिंग है, सावरकर एंड हिज टाइम, ये अवश्य पढ़ना चाहिए। 1950 की रचना है। और धनंजय कीर को बहुत सम्मान प्राप्त है एक जीवनीकार के रूप में। वह स्वयं से अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते। लेख तैयार करने के बाद, ग्रंथ तैयार करने के बाद वह व्यक्ति के पास भेजते थे, उनकी अनुमति सहमति होती थी तो आगे बढ़ते थे। यही उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो उनकी रचना है उसके साथ भी किया। यही कार्य उन्होंने वीर सावरकर के साथ भी किया। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, उनकी जो जीवन यात्रा है, जो स्वयं वीर सावरकर ने लिखी है, रत्नागिरी में लिखा था, अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। यह भी एक उद्घाटित करने वाली बात है कि जब वो लिख रहे थे अपनी जीवन यात्रा तो अंग्रेज सरकार को पता था
और वो नहीं चाहते थे कि वो छपे। जो लोग कहते हैं को तो मिल गए थे, उनसे क्षमा याचना कर ली थी। उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो पूरी कोशिश की गई कि वो न छपे, किसी तरीके से उनके सहयोगी के द्वारा मैन्युस्क्रिप्ट बाहर गई और फिर छपी, और छपते ही प्रतिबंधित भी कर दी गई। उनकी अपनी किताब जो 6 ग्लोरियस एपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो भी अवश्य पढ़नी चाहिए। और जब मैं 6 स्वर्णिम अध्याय की बात कर रहा हूं, तो उससे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अवश्य कुछ कहना चाहता हूं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संग्राम को भारत की आजादी का पहला एक व्यवस्थित संघर्ष माना है। उसके पहले उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता था, उसे कहीं पर सेना का विद्रोह कहा जाता था। और जब उन्होंने उस पर लिखना शुरू किया, ये जो हमारे सुधार्थी बंधु हैं, बहनें हैं, उनके लिए बड़ा प्रेरक होगा ये। वे 4 साल ब्रिटेन में रहे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 वर्ष पूरा उन्होंने 1857 के घटनाक्रम को ब्रिटिश डायरियों के माध्यम से पढ़ना शुरू किया। और वो लिखते हैं कि पेशावर से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक एक ही राष्ट्रभाव की वेदना थी, एक ही तरह का राष्ट्रभाव था, जिसको स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो आगे कहते हैं, ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत व्यापक जन समर्थन मिला था, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने या कॉलोनियल एजुकेशन से प्रभावित इतिहासकारों ने, या मैं कहूं कि कांग्रेस की सत्ता व्यवस्था से लाभान्वित होते इतिहासकारों ने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि क्या वास्तव में यह सैनिक विद्रोह ही था। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो उसके पहले 1857 को लेकर के जो 2 बड़े इतिहासकार हैं, उनका उल्लेख वीर सावरकर करते हैं। जस्टिन मैकार्थी का उल्लेख करते हैं। उनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ आवर ओन टाइम्स। चार्ल्स बॉल का वो उल्लेख करते हैं, इंडियन म्यूटिनी वॉल्यूम 1। और इन दोनों इतिहासकारों के साथ, जब मैं कह रहा था कि रिसर्चर थोड़ा ध्यान देंगे, तो जानबूझ करके कह रहा था, उनको ये 2 किताबें तत्कालीन परिस्थितियों में मिली, उनके रिसोर्सेज उनके पास थे, लेकिन वीर सावरकर ने सेकेंडरी डाटा पर भरोसा न करते हुए सुबह से रात्रि तक लाइब्रेरी में बैठ करके प्राइमरी डाटा के माध्यम से साबित करने की कोशिश की कि जो प्रवाह 1857 में पेशावर से कलकत्ता तक ब्रह्मपुत्र तक फैला था, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। वह सिर्फ चर्बी मिला हुआ कारतूस होगा, उसको खींचना पड़ेगा, कारतूस तब चलेगा, ये जो सिर्फ यही मात्र नहीं था। हाँ, निस्संदेह उसने एक बहुत बड़ा कारण तत्कालीन परिस्थितियों में वो बना है। वो कहते हैं, यह धर्म और मातृभूमि दोनों को बचाने का प्रयास था। 1857 पर जो उनकी किताब है, मैं वहीं से कोट कर रहा हूं, यह धर्म और मातृभूमि दोनों को बचाने का प्रयास था। और जब वो धर्म कह रहे हैं, तो वहां तमाम पूजा पद्धतियों को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, इन सब को वो इसमें शामिल कर रहे हैं। और
बाबा साहब फडणवीस, नाना साहब फडणवीस का वो बेसाख्त जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमारा उद्देश्य भारत को मुक्त कराकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का शासन स्थापित करना है। यानी आप सोच करके देखें कि जो लोग अपने प्राणों की बाजी लगाए बैठे हैं, जो लोग उस निर्मम आक्रांता साम्राज्यवादी ताकत से लड़ रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, हमारे इतिहासकारों ने उसे क्या दिशा दिया, क्या नाम दिया। इस नाते हम सभी को, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं, मैं पुनः आग्रह करता हुआ पीछे लौटूंगा कि हम सबको उनकी रचनाओं को, उनके ओरिजिनल्स को पढ़ना चाहिए, जिससे हम जो भी बातें उठ करके आती हैं उन सभी का आसानी से प्रतिकार कर सकें। और जब मैं 6 इपोज की बात कर रहा था, ग्लोरियस हिस्ट्री की बात कर रहा था, 6 स्वर्णिम अध्याय की बात कर रहा था, ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो वीर सावरकर ने लिखा है। मैं बहुत साधारण शब्दों में एक एक लाइन में उन पुस्तकों का जो निचोड़ है वो आपके सामने रख रहा हूं। बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो शायद बहुत बड़े कवि होते, बहुत बड़े साहित्यकार होते, बहुत बड़े इतिहासकार होते जिसका कोई पैरेलल नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। और क्या जीवट रहा होगा, उस जीवट की आप कल्पना करिए। मर्सेलियो द्वीप पर पहुंचने से पहले जब उनको जहाज से लाया जा रहा था तो उन्होंने कमोड का जो मुंह होता है उसको देखा और उनको लगा कि नहीं, मैं सशरीर इसमें से निकल जाऊंगा। मित्रों, कल्पना करिए कि उन्होंने अपने शरीर का उस डायामीटर का और उस पूरी प्रक्रिया में जब वो निकलते हैं तो उनका जो शरीर का अग्रभाग है, सीने का अग्रभाग है, उसमें खरोंच लग जाती है, खून निकल रहा होता है। और समुद्र के खारे पानी से टकराते हुए, उससे लड़ते हुए वो द्वीप के किनारे पहुंचते हैं। फ्रांसीसी भाषा न आने के कारण फ्रांस के जो सैनिक वृंद थे उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। जब अंग्रेज कारिंदों ने देखा कि वो तो भाग गए, तो याच के पीछे की तरफ आए तो खून दिख रहा था सतह पर। हमको और आपको कहीं पर थोड़ी सी खरोंच लग जाए, उस पर नमक पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है। वहां वह व्यक्ति नमक खारे पानी में तैर रहा है और ऊपर से प्राणघातक हथियार। अंततः पकड़े जाते हैं। उन फ्रांसीसी कर्मचारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। बाद में हेग में मुकदमा चला कि ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रकृति को जो मंजूर था वही हुआ। मैं स्वर्णिम अध्यायों पर आता हूं। पहला जो स्वर्णिम अध्याय है वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंध है। कैसे उन्होंने अपनी शासन सत्ता को बनाया, कैसे उसको ताकतवर किया। और वो तो कहते हैं कि ये जो शासन तंत्र था चंद्रगुप्त का, कौटिल्य का, वह अलेक्जेंडर से भी बहुत ताकतवर था, बहुत मजबूत था। दूसरे ग्रंथ में वो कहते हैं पुष्यमित्र, जिन्होंने भारत में ग्रीक डोमिनेंस को खत्म किया, वह भी एक बड़ा अध्याय है। तीसरा अध्याय विक्रमादित्य का है, जिन्होंने शकों को समाप्त किया। और यह विक्रमादित्य का अध्याय हमारे इतिहास का सर्वाधिक उपेक्षित अंश है, क्योंकि विक्रमादित्य को
भारतीय समाज में, हमारे ग्रंथों में, हमारी पुस्तकों में न्याय के प्रतीक के रूप में मर्यादित किया गया है, विश्लेषित किया गया है। लेकिन जो आज का चालाक इतिहासकार है, वो विक्रमादित्य के न्याय को स्वीकार नहीं करता, विक्रमादित्य पर ही सवाल उठाता है। ये चंद्रगुप्त वाला विक्रमादित्य था, कोई और विक्रमादित्य था? और वहां कहता है, उनके जो बड़े भाई हैं भर्तृहरि, उनको तो सत्य मान लेता है। उनकी जो पत्नी पिंगला है, जो कि लिबरेशन, विमेन लिबरेशन से आसानी से जोड़ी जा सकती हैं, स्वच्छंदता, मुक्तता से जोड़ी जा सकती हैं, उनको सत्य मान लेता है, लेकिन विक्रमादित्य को सत्य नहीं मानता है। वीर सावरकर विक्रमादित्य को, जिन्होंने शकों को समाप्त किया, उनकी शासन व्यवस्था को भी भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग मानते हैं। मालवा के यशोधर्मा, जिन्होंने मंदसौर में हूणों को हराया, और जो मिहिरगुल हूणों का सबसे ताकतवर शासक था, उसको कैद कर लिया। एक तरह से भारत में शक, हूण, ग्रीक्स, इनकी जो व्यवस्थाएं चल पड़ी थी, उनका अंत करने के रूप में यशोधर्मा का नाम आता है। उसको वो चौथा स्वर्णिम अध्याय मानते हैं। और पांचवा स्वर्णिम अध्याय है मराठा शासन की, शिवाजी का। किस तरह से उन्होंने इस्लामिक ताकतों से मोर्चा लिया, किस तरह से उन्होंने अफजल को मारा, किस तरह से उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई की, किस तरह से गौरिल्ला युद्ध किया, उसको उन्होंने अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाया। ये जो पांचवा स्वर्णिम अध्याय है, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रणनीति विवेकानंद स्वयं अपने जीवन में उतारते हैं। और मित्रों, जो लोग वीर सावरकर में ये कमी ढूंढते हैं कि उन्होंने तो माफी मांग ली थी, वीर सावरकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वीर सावरकर कानून का अद्भुत ज्ञाता है, वरिष्ठर की परीक्षा पास कर चुका है। उन्हें पता है कि 50 साल जेल में रह करके, इस काल कोठरी में रह करके मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाना है। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैं यहां से नहीं निकलता हूं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मेरा यह जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो उस जीवन को एक साकार रूप देने के लिए उन्होंने वो रास्ता चुना। और उन्होंने कोई पहली बार नहीं लिखा था, उन्होंने 5वीं बार जब पत्र लिखा, उस पत्र को कंसीडर किया गया। और उस पत्र का उल्लेख 1920 में यंग इंडिया में गांधी जी भी करते हैं। उनके जो बड़े भ्राता थे, वे भी उसी सेलुलर जेल में थे। वीर सावरकर को ये 10 साल बाद पता लगा कि उनका अपना बड़ा भाई भी उसी सेलुलर जेल में है। आप सोच करके देखिए, एक ऐसी जेल जिसमें सूरज की किरणें भी आती हों, चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई देती हो, ताजी हवा भी आती हो, समाचार पत्र मिलते हों, पत्र लिखने की आजादी भी मिलती हो, संवाद करने की भी आजादी मिलती हो, ऐसी जेल तो नेहरू जी को नसीब हुई। और एक ऐसी जेल वीर सावरकर को दी गई जिसका नाम सुनकर के हाड़ कांपता था, काला पानी, आइसोलेशन। यानी आप सालों साल किसी की शक्ल भी नहीं देख सकते। उस जेल में रहते हुए उनको 10 साल बाद पता लगा कि उनका अपना बड़ा भाई भी इस जेल में है। जिन मित्रों को कष्ट हो, वो कष्ट दूर करने का इलाज गांधी जी के पास है। गांधी जी उनके बारे में क्या कहते हैं? गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मुझे पता है कि अब उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीति बना दी है।
और वो अकेले राजनीतिक बंदी तो थे नहीं जिनको ये लाभ मिला था। और मैं जब पढ़ रहा था तो मनोज जी, मैं सोच रहा था कि मुझे तो वामपंथी इतिहास से एक भी चरित्र नहीं मिला जिसको मैं वीर सावरकर के बगल खड़ा कर सकूं, जिसके बारे में मैं सोच सकूं अच्छा इसको भी इतनी सघन जेल हुई थी, अच्छा इसको भी कोड़े मारे गए थे, अच्छा इसने भी नंगे शरीर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा पहन करके उस प्रचंड गर्मी में सूखे गीजे से तेल निकालने की कोशिश की थी। मुझे तो ऐसा कोई चरित्र नहीं मिला। एमएन रॉय क्यों तारीफ करते थे, सतपाल डांग क्यों तारीफ करते हैं, गांधी जी क्यों अविस्मरणीय मानते हैं, 1940 में सुभाष बाबू क्यों जाकर के रत्नागिरी में उनसे मिलते हैं? ये सारे प्रश्न सोचनीय प्रश्न हैं। सुभाष बाबू का भी इतिहास बहुत करीने से पढ़ने की आवश्यकता है। जितना उनका योगदान है उस योगदान को अभी तक हमारे समक्ष रखा नहीं गया। कांग्रेस में उनके साथ क्या हुआ एक अलग प्रश्न है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, लेकिन सफलताएं नहीं मिल रही थी। नतीजा वो वीर सावरकर के पास रत्नागिरी पहुंचते हैं, और जब वीर सावरकर के पास पहुंचते हैं तो सावरकर ने उनको सलाह दी कि आप यूरोप जाइए। जर्मनी और इटली के हाथों जो सैन्य शक्ति परास्त हुई है, जो उनके कब्जे में है, उसको मोटिवेट करिए, उसको एकत्र करिए। और ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये वही फेज है जब जापान आक्रमण करना शुरू करता है ब्रिटिश इंडिया पर और कहता है कि हम भारत को आजाद कराएंगे। एक डुअल डिस्कोर्स जरूर हमको यहां पर मिलता है कि गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्विट इंडिया मूवमेंट से सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि यह अवसर, अगर हम अंग्रेजों के साथ नहीं जाते हैं तो जापानीज इंपेरियलिज्म आ जाएगा। ऐसा मानने वाले श्री राजगोपालाचारी जैसे लोग थे। लेकिन सुभाष बाबू की सफलता मैं जॉर्ज एटली के शब्दों में बयान करना चाहूंगा। जॉर्ज क्लेमेंस एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और जब भारत आजाद हो गया, उनका प्रधानमंत्री का पद टेन्योर खत्म हो चुका था। वो भारत घूमने आए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के घर पर रुके, और ये ऐतिहासिक चीजें हैं, कोई कपोल कल्पित बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। वो उद्धरण मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं डेट भी बता देता कि किस तारीख का ये घटनाक्रम है। तो गवर्नर ने उनसे पूछा कि भारत की आजादी में वो कौन सा प्रमुख तत्व था जिसकी वजह से आप लोगों ने जो डिक्लेयर्ड डेट थी उससे पहले 11 महीना पहले ही आजाद कर दिया। The declared date by Clemens Attlee in British Parliament was June 1948। एटली साहब ने कहा था कि मैं जून 1948 तक भारत को आजाद कर दूंगा। वो क्या घटनाक्रम हुए? गांधी जी तो कोई आंदोलन कर नहीं रहे थे। 1942 में आंदोलन शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम नेता जेल में चले गए। सेकेंड रैंक लीडरशिप जो थी उसने किसी तरीके से वो आंदोलन चलाया। क्लेमेंस एटली कहते हैं कि गांधी के उस आंदोलन का हमारे नीतियों पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, और यदि किसी चीज का प्रभाव पड़ा तो वो सुभाष की आईएनए का प्रभाव पड़ा।
ये मेरे शब्द नहीं है, क्लेमेंस एटली के शब्द हैं। उनको प्रेरणा देने वाले कौन थे? उनको प्रेरणा देने वाले वीर सावरकर थे। उनकी जो किताब है 1857 पर, अविस्मरणीय किताब है मित्रों। जो अंग्रेज हमारी माइट से नहीं डरता था, वो किताबों से बहुत डरता था, लिटरेचर से बहुत डरता था। और इस नाते उसने तमाम राष्ट्रवादी ग्रंथों को समय समय पर प्रतिबंधित भी किया है। और जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं तो दो उदाहरण मेरे सामने हैं। एक तो 1857 पर जो उनकी पुस्तक है वो, और गांधी जी का हिंद स्वराज। ये पुस्तक वो ब्रिटेन में नहीं छाप सके। ये पुस्तक नीदरलैंड में पहली बार छपी। दूसरी बार उस पुस्तक को सरदार भगत सिंह ने छपवाया। और वो जब पुस्तक छपी तो उस पुस्तक को तमाम लोगों को ऊंचे दामों पर बेच करके हथियार जुटाने का उपक्रम किया जाता था। और तीसरी बार वो पुस्तक सुभाष बाबू ने छपवाई। तो जो लोग प्रश्न उठाते हैं वीर सावरकर पर, जरा उनके साथ चलते हुए इतिहास को भी देखने की आवश्यकता है। और जो मित्र इस इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक और किताब बता देता हूं। वो किताब है उमा मुखर्जी की किताब, टू ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशनरीज। ये किताब सुभाष बाबू और वीर सावरकर को लेकर के लिखी गई है। तो अगर, तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर ये अवसर मिले तो तमाम भ्रांतियां लोगों की दूर होंगी। हम सभी की जानकारी में है कि वो फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे। तिलक उनकी विद्वत्ता से, क्षमता से बहुत प्रभावित थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा को उन्होंने पत्र लिखा, और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो कि ब्रिटेन में रह करके एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप चलाते थे, उनके माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हुआ। और वहां पर उनको मदन लाल धींगरा, वहां पर उनको मैडम मीका जी, लाला हरदयाल, ये सभी लोग मिले। और उसके बाद उनकी धारा में कभी कोई कमी नहीं आई। एक और बात, जो इसका मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने इस बात को पढ़ा और मुझे इस बात जिसमें वीर सावरकर को सम्मानित किया जा रहा था, छोटी सी गोष्ठी सी थी, उसमें वीर सावरकर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उन कार्यों को लेकर के सम्मानित करने का अवसर था। और गांधी जी उन दिनों साउथ अफ्रीका से ब्रिटेन गए हुए थे। जब उनकी हिंद स्वराज आप पढ़ेंगे तो उस हिंद स्वराज में हमको चार तरह के विमर्श मिलते हैं। एक विमर्श वीर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा का विमर्श है। एक विमर्श अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति का है। एक विमर्श मुस्लिम लीग और अलगाववाद की पनपती हुई प्रवृत्ति का है। और चौथा विमर्श स्वयं गांधी जी निर्धारित करते हैं। तो वहां वीर सावरकर के साथ जो विमर्श है, उस वीर सावरकर के विमर्श ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा के विमर्श ने उस हिंद स्वराज को लिखने में गांधी की मदद की है। गांधी जी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और तब से गांधी जी का और वीर सावरकर का संबंध था। गांधी जी ने जब भी उनको पत्र लिखा है तो भाई विनायक सावरकर ही लिखा है। यानी वो उन्हें बड़े का मान देते थे। और गांधी जी के साथ वैचारिक विमर्श को लेकर के वीर सावरकर कहते हैं, फुटीज में गांधी जी एक बार रत्नागिरी गए और उनसे मिले। तो दोनों महापुरुषों ने जब चर्चा की तो गांधी जी ने स्वयं कहा कि आपके साथ जो वैचारिक विमर्श है उसके लिए ये समय बहुत कम है।
गांधी जी ने स्वयं उनको कहा कि मैं 2-3 दिन का अवसर निकाल करके आपके पास आता हूं, तब इन विषयों पर आपसे विशद चर्चा होगी। वो चर्चा क्या थी? वो चर्चा हिंदुत्व की चर्चा थी। वो चर्चा क्या थी? मातृभूमि, पुत्रभूमि, पुण्य भूमि की चर्चा थी। वो चर्चा क्या थी? वो चर्चा थी कि इस देश का विकास कैसे हो, इस देश को पुनः आजाद कैसे कराया जा सके, यह देश पुनः अपनी स्वर्णिम उपलब्धियों की तरफ कैसे बढ़े, ये वो चर्चा थी। और गांधी जी स्वयं, वीर सावरकर कहते हैं कि मैं तो रत्नागिरी से बाहर नहीं आ सकता, आप ही को आना पड़ेगा। और गांधी जी ने उनको वायदा किया था कि हाँ, मैं अवश्य आऊंगा। और हमारी ही, मतलब गांधी जी के इतने बेहतर संबंध और हमारी ही राजनीति ने वीर सावरकर को उनकी जो हत्या हुई, उस हत्या के लिए उन्हीं को उत्तरदायी ठहरा दिया। वो अलग बात है कि वीर सावरकर स्वयं भी आश्वस्त थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आश्वस्त थे, सरदार पटेल भी आश्वस्त थे। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये बात मैं द मैन हु किल्ड गांधी 13th एडिशन बाय मुगलोरकर के द्वारा कह रहा हूं। उसमें वो लिखते हैं, when he was arrested in 1948 and was charged with conspiracy to murder of Gandhiji, at that point of time Dr. B.R. Ambedkar was law minister in Nehru's government. Dr. Ambedkar met Savarkar's counsel L.B. Bhopatkar and expressed his sympathies and anxiety for Savarkar's well-being. Ambedkar's opinion was there was not an iota of evidence, यानी तनिक भी, यानी एक बूंद मात्र भी कोई एविडेंस नहीं है सावरकर के खिलाफ। यह पूरी कैबिनेट भी जानती है, लेकिन एक व्यक्ति को कहते हैं द होल कैबिनेट हैड टू बो डाउन टू द विम्स ऑफ वन मैन इन कॉम्प्लिकेटिंग सावरकर। यानी जो बीएल भोजपत्कर की जो चर्चा है बाबा साहब से, उससे ये निकल करके आता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वह संचालित हो रही है, और वो पंडित नेहरू थे। और जब मैं पंडित नेहरू कह रहा हूं तो मुझे एक ऑथर हुए हैं, उनका बड़ा खूबसूरत सा वाक्यांश है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ज्यादा दिख रहे हैं तो मुझे लगता है वो जरूर दोहराना चाहिए। वो कहते हैं, नेहरू क्लेम करते हैं आई एम अथीस्ट, मैं तो नास्तिक हूं, मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भारत में भ्रांतियां बहुत हैं, रिचुअलिज्म बहुत है, इस रिचुअलिज्म से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये वेद पुराण सब प्राचीनतम बातें हैं, इनसे भी लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे बड़ा खूबसूरत सा एक दृष्टांत याद आ गया। आजकल लोग जनेऊ दिखाते हैं, हमने तो बचपन से सुना था, देखा था, घरों में पहना जाता है कि जनेऊ हमेशा एक निश्चित कंधे से दूसरी कंधे की तरफ जाता है, बाएं से दाहिने कंधे की तरफ जाता है, और शरीर से संपर्क उसका रहता है, उसके ऊपर वस्त्र और कपड़े पहने जाते हैं। वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू अपनी चेतना के द्वारा जागृत हो जाए तो तमाम लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमेंगे। तो सौरभ जब कह रहे थे कि बड़ी आलोचना होती है, लोग ऐसे, तो भाई वीर सावरकर तो सच हो रहा है तो आलोचना बड़ी स्वाभाविक है।
तो वीर सावरकर ने जो उस वक्त लिखा, उस वक्त सोचा, वो वर्तमान राजनीति में घटित हो रहा है। और वीर सावरकर जब कहते हैं कि इस जमीन को पुण्य भूमि मानने वाला हिंदू है, इसको पुत्र भूमि मानने वाला, पुत्र भूमि और पृथ्वी और मातृभूमि में कोई अंतर नहीं है। हमारी व्यवस्था में वह विराट पुरुष जैसी है, उस पितृसत्ता में मातृसत्ता भी शामिल है, वह विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष को वो पितृसत्ता कहते हैं। इस भूमि को पुण्य भूमि मानते हैं। और पुण्य भूमि किसके लिए? वो अपने ही लेखों में स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह पुण्य भूमि सभी के लिए है जो भारतीय धरा से उपजे हुए पूजा पद्धति हैं। उनका जो धर्म का चिंतन है वो बहुत व्यापक है। वो उतना ही व्यापक है जितना मनु के दर्शन में हमको मिलता है। अस्तेय क्षमा निद्रह धर्मम 10 लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो वो जो बताया गया वो परिलक्षित होता है, लेकिन वर्तमान समय की हमारी अकादमिक समझ ने उस जीवन पद्धति को, उस धर्म को बहुत संकुचित कर दिया है, बहुत सीमित कर दिया है। उसको हमने पंथ के रूप में परिभाषित कर दिया है। वीर सावरकर लिखते हैं कि जो लिंग की मान्यता पर चलने वाला समाज है वो लिंगायत समाज है। जो विष्णु को आदर्श मान करके उनके जीवन से प्रेरणा लेता है वो वैष्णव समाज है। यानी हमारे यहां अनेक धाराएं रही हैं उस परम श्रेष्ठी तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर हम तुलना करें तो तमाम स्थलों पर उनकी जो कृतियां हैं, उनके जो कर्म हैं, वो बड़े संकुचित हैं, एक पुस्तक पर आधारित हैं। और ये बात वो बड़े करीने से, जब आप लोगों ने विषय रखा होगा तो शायद ये बात सोची होगी कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अलगाव क्या है, अंतर क्या है, वो अगर हम पढ़ें तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर उसको किसी ने परिभाषित नहीं किया है। और जब वो कहते हैं कि ये अंतर क्या है, तो आपको एक लाइन में ही समझाने की कोशिश करता हूं। जो उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से आप, और उनकी पुस्तक से ये शब्द है हिंदुत्व से, बाय एंड लार्ज Hinduism is a religious and theological category. By and large, Hinduism is a religious and theological category. Hindutva is a political concept and comprehends social, educational, economic, political and cultural matters. एक सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति है, एक सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो दूसरी तरफ संस्कृति बोध, सामाजिकता, शिक्षा, इतिहास, राजनीति, सभी सांस्कृतिक मूल्यों को जो जीवन पद्धति के रूप में लेकर के चले, वह हिंदुत्व है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उनके जो ग्रंथ हैं हिंदुत्व पर, उस ग्रंथ का भी मैं आप सबसे उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि क्योंकि तमाम बार ये चर्चा होती है कि हिंदू शब्द कब आया, किसके द्वारा आया। उसके लिए बहुत आसान है, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अलबरूनी को पढ़ लीजिए, अलबरूनी बताता है कि हिंदुस्तान है। इंडिका पढ़ लीजिए, इंडिका में भी जिक्र मिलता है सप्त सिंधु है। जो चाइनीज ट्रेवलर्स आए वो भी उसको सप्त हिंदू की संज्ञा देते हैं। उनके यहाँ सा और हा का अंतर है, सप्त हिंदू हो जाता है, हप्त हिंदू। विजेंद्र हमारे लिंग्विस्ट हैं, वो ज्यादा बेहतर इसको बता पाएंगे। लेकिन जो मैंने पढ़ा
तो हमारे शास्त्रोक्त हैं। और जब मैं उनका हिंदुत्व पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा खूबसूरत सा दृष्टांत मिला। वो दृष्टांत आप लोगों के समक्ष में अवश्य रखना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा, और ये इस्लाम भारत में अटैक्स के माध्यम से आ रहा है। मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज से युद्ध हार रहा है। 17 बार वो युद्ध में हार चुका है और 18वीं बार वो पृथ्वीराज पर एन केन प्रकारेण वह विजय हासिल कर लेता और वो कैद हो जाते हैं। तब तक इस्लाम इस देश में स्थापित नहीं हुआ है। निस्संदेह 7वीं शताब्दी में सिंध पर उसने आक्रमण किया है, राजा दाहिर को हरा दिया है, राजा दाहिर की पुत्रियों को कैद कर लिया है। बाद में उसकी पुत्रियों ने भी एक स्ट्रेटेजी के तहत के सेनापति की और उनकी स्वयं की भी हत्या करा देती है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन चंद्रवरदाई क्या कहते हैं? चंद्रवरदाई कहते हैं, अटल थाट मही पाट अटल। ये मेरे शब्द नहीं है, ये वीर सावरकर के ही हैं। वीर सावरकर ने वहां से दृष्टांत उठाए हैं अपनी पुस्तक में। अटल थाट मही पाट अटल तारागढ़ थानम, अटल नगर अजमेर अटल हिंद स्थानम। यानी वो अपनी कविता में पूरे, यानी जो संभाग है उसको परिभाषित करते हुए कह रहे हैं ये हिंदुस्तान का भाग है। और पृथ्वीराज राठौर में, पृथ्वीराज रासों में वो फिर कहते हैं, इस राष्ट्र के हिंदू अधिमान को अत्यंत गर्व से हम महसूस करते हैं और सारा राष्ट्र गर्व से नाच रहा है। कैसे कहते हैं? धनी हिंदू पृथ्वीराज, यानी तुम हिंदुओं के राजा हो हे पृथ्वीराज, मत चूको चौहान। ये उसी कविता का अंश है जिस कविता के माध्यम से चंद्रवरदाई उनको प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि वो कितनी दूरी पर बैठा और आपको अब चूकना नहीं चाहिए। तो ये उद्धरण में इसलिए लाया कि मिडिवल पीरियड का उद्धरण है और तत्कालीन समय का एक महाकवि इस तरह की रचना कर रहा है। और इसी नाते वो कहते हैं कि हिंदू एवं हिंदुस्तान ये शब्द हमारे राष्ट्र और राष्ट्रीय जीवन के अभिमान और अभिधान हैं। मैं पर्णकुटी से लेकर हिंदू हूं, समग्र साम्राज्य तक भी हिंदू हूं। और यही बात गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से भी वो कहते हैं, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड भाजे। यानी अगर हिंदू जग जाएगा तो जैसे मैंने आप लोगों के सामने कहा कि कोट के ऊपर भी जनेऊ दिखाएगा, तो यह कोई ऐसी उक्ति नहीं है जो नई दिखाई पड़ रही है। तो मैं अपनी वाणी को आप सबकी अनुमति से यहाँ विराम देना चाहूंगा। अगर कोई प्रश्न आएगा तो निसंदेह उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्री शिवदास जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वीर सावरकर जी को, राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व को अपने भाषण में पिरोया है और हम सबको कुछ नए फैक्ट्स मिले हैं। क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय के बावजूद भी आपने एक्सेप्ट किया और इतनी अच्छी बातें, जो कि आज लग रहा है कि डिबेट होना चाहिए, इस पे बातचीत होना चाहिए। तो अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। सौरभ, एक और जेल का विवरण सुना दूं। इलाहाबाद जेल में इंदिरा जी बंद थी। जी, आजादी का काल है, इस नाते को रिलेट करने में आसानी होगी।
और उनके बगल वाले कमरे में फिरोज गांधी भी बंद थे। दोनों राजनीतिक कैदी थे, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जिस कमरे में बंद थे, जिस जेल के कमरे में बंद थे, वो हवादार कमरे थे और ऊपर झरोखा भी खुला हुआ था, तो सामान का आदान प्रदान भी हो सकता था, जोर जोर से बातें भी हो सकती थी और कुछ समय निश्चित था जब वो कॉरिडोर में मिल भी सकते थे। ये भी एक राजनीतिक बंदी थे, वह भी एक राजनीतिक बंदी थे। दोनों में कितना अंतर है, वो अंतर हम सिर्फ घटना के माध्यम से जान सकते हैं। धन्यवाद। सर, अभी आपने इंदिरा गांधी जी की बात की तो मुझे एक मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जब 2000 में के आर नारायण जी जब राष्ट्रपति थे और भारत रत्न के लिए वीर सावरकर जी के नाम के लिए बोला गया था, और तब से लेके आज तक मतलब 20 साल 21 साल लगभग हो गए हैं, और भारत रत्न वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए, इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है। लेकिन इतना समय जो लग रहा है, मुझे लगता है कि इस पे आपसे मैं प्रकाश डाल चाहता हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालिए, क्योंकि एज अ सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते आप हम लोग को अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, मैंने जब शिवाजी का जिक्र किया था उनके 6 स्वर्णिम अध्यायों में से, तो वहां एक बड़ी खूबसूरत बात उभर करके आती है कि हमारे समाज में भगवान कृष्ण की जो गाथा है, उसमें उनको रणछोड़ भी कहा गया है। लेकिन उन्होंने अपने कदम उस युद्ध से क्यों पीछे खींचे? उसके पीछे एक निहित उद्देश्य है। वो महाभारत के उद्देश्य युद्ध में तटस्थ रहते हुए भी पांडवों का संचालन और मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीर सावरकर ने गीता से प्रेरणा ली। वीर सावरकर ने अफजल को मारने से पहले आगरा किले में कैद होने तक वीर शिवाजी के जीवन के घटनाक्रम हम याद करें तो उन्होंने भी तो समझौता किया था, उन्होंने भी तो एक तरह से माफी मांगी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अवसर प्राप्त किया, उस अवसर में उन्होंने उस शत्रु पर विजय पाई। तो ठीक वही प्रवृत्ति, ठीक वही स्ट्रेटजी वीर सावरकर की भी है। और ये उनको, क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं, उनको पता है कि कब कब ब्रिटिश सरकार ने इस तरह के पेलविसी का अवसर दिया है। और जब वो पहली बार पत्र लिखते हैं, वो पत्र पढ़ा जाए मित्रों। हाँ, एक और बात, जो लोग कहते हैं ना कि हमने खोज करके निकाला, वीर सावरकर का एक भी पत्र ऐसा नहीं है जो पब्लिक डोमेन में ना हो, जो किताबों में उद्धृत ना हो। तो ये जो लोग मीडिया में आके कहते हैं कि हमने खोज के निकाला, झूठ बोलते हैं। वो सब कुछ उपलब्ध है। पहले पत्र में वो लिखते हैं कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। आप मुझे न छोड़ना चाहें तो न छोड़ें, लेकिन मुझे छोड़ दिया जाए। कैसे छोड़ दिया जाए? क्योंकि आपका ही कानून कहता है। अगर ये राजनीतिक कैदी ये मान लेते हैं कि हम इस तरह की गतिविधियों में पुनः भाग नहीं लेंगे, तो उनके जो 5 पत्र हैं, उन पांचों पत्रों में निरंतरता है। और वो रियलाइज करते हैं, जो उनका गांधी जी का संवाद है 1920 का, जो गांधी जी का लेख है यंग इंडिया में, उसमें गांधी जी लिखते हैं बाकायदा। तो उनकी दृष्टि जो है वो अपने जीवन के उपयोग की दृष्टि है। और वो जो काम रत्नागिरी में आकर के कर रहे हैं, पतित पावन मंदिर का निर्माण करना, बैठोवा टेम्पल की व्यवस्था बनाना और छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई करना, छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष करना, ये जो काम वो कर रहे हैं, वैसा अतुलनीय काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ उनका जो विमर्श है, बड़ा खूबसूरत विमर्श है मित्रों, वो पढ़ना चाहिए। उसके बारे में धनंजय कीर ने बहुत कुछ लिखा है।
रिसर्च उस दिशा में कम किया गया है, लेकिन बड़ा खूबसूरत विमर्श है। महात्मा मुंजे के माध्यम से वीर सावरकर लगातार बाबा साहब के संपर्क में है, और जब 1935 में बाबा साहब कहते हैं कि अब मैं सनातनी के रूप में नहीं मरूंगा, हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, अपना धर्म परिवर्तन करूंगा, तो उस वक्त वीर सावरकर बाबा साहब को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस वक्त जब उन्होंने परिवर्तित कर लिया, उस वक्त की भी प्रक्रिया आप देखेंगे तो बड़ी सकारात्मक प्रक्रिया है। मैं अभी आपके सामने उन्हीं के लेखों के माध्यम से एक सिर्फ टाइटल मात्र पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं कहो, वो कहते हैं कहो छूऊंगा, स्वीकार करूंगा, और पुनः कहो मैं छूऊंगा। ये वीर सावरकर हैं। छुआछूत को जितनी रचनात्मक तरीके से उन्होंने अटैक करना शुरू किया था रत्नागिरी में, उतना हमारे इतिहास में बहुत कम लोगों ने शुरू किया है। तो इस नाते मेरा तो यह मानना है कि वीर सावरकर की जो स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी को शिवाजी की स्ट्रेटजी मानना चाहिए। उस स्ट्रेटजी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उपजी हुई स्ट्रेटजी मानना चाहिए, और जो समाज के कार्य उन्होंने किए, और जो उन्होंने अपने तन को, मन को, भाव को उन वेदनापूर्ण परिस्थितियों में गलाया, जलाया, उसके लिए तो उनको अवश्य नमन करना चाहिए। और